हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू एनसीईआरटी सीरीज को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा है कि नरवीन सर के द्वारा इंग्लिश मीडियम में का ज्योग्राफी क्लास 9th का स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जल्दी वो भी कवर करेंगे और इंग्लिश मीडियम का मैं भी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं दोनों मीडियम लेने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश। और जो भी सीरीज बच जाएगी वो नरवीन सर के द्वारा ले ली जाएगी। देख लेते हैं, जैसा भी सूटेबल होगा, आप लोगों के जैसे प्रतिक्रिया रहेगी, जैसा आप लोगों का प्यार रहेगा, उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड, मतलब कि आपका क्लास 10th का एसएसटी का हिस्ट्री के लेकर के हम बात करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके मैं आपके साथ मतलब कि कंप्लीट 4 लेक्चर की बात कर चुका हूं। अभी आज हम आपके साथ, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, हम उसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। उसके जो चैप्टर के खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए, इतने ही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये काफी हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो इनको एक एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। उपनिवेशवाद मतलब कि कॉलोनियल सिस्टम, राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया और उपनिवेशवाद विरोधों आंदोलन से कैसी जुड़ी, आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। इंपोर्टेंट ये है कि जो उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनियल का जो सिस्टम चल रहा था, और धीरे धीरे जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। उसका कारण क्या था कि वो आपस में क्यों जुड़ी थी, क्योंकि रीजन ये था कि अगर जब भारत में अगर उपनिवेश सिस्टम वो चलता रहेगा, कॉलोनियल सिस्टम वो चलता रहेगा, तो कभी भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं होगा। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं कि किस प्रकार से ये चीजें रहेंगी, क्यों वो उदय नहीं होगा, क्यों चीजें, क्योंकि भारत में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, उदय का होने के पीछे रीजन ही था कि भारत में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, वो आया था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लेकर के, मतलब जितने भी उपनिवेशवाद थे उनके अगेंस्ट में जाकर। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर शायद ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय कभी होता। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि यूरोप के कई देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का अवधारणा का कॉन्सेप्ट सामने आया, लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी और अपने राइट्स की बात करने लगे। उसी प्रकार भारत में भी ये चीजें आई। तो इसको आप आराम से कोट करके लिख सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसको हम बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लेकर के चीजें सारी चल रही थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को किस प्रकार से योगदान दिया। इंपोर्टेंट ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन भारत में विकास कैसे हुआ। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन को और देखा था, मैं बता दूं अगर आपको याद हो, और इसकी प्रैक्टिस की करने के लिए बोला था। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने पहले दिन बताया था, फर्स्ट सेक्शन में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था भारत पर। तो उसमें हमने बात की थी कि जैसे कि वहाँ टैक्स बढ़ा देना, टैक्स की स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देना, भारत में जो फोर्स थी उनको जबरदस्ती भर्ती करना किसमें, आर्मी में, और जबरदस्ती टैक्स इंप्लीमेंट करना, जो प्राइस थी वो डबल हो गई थी, इन्फ्लुएंजा करके, फेमाइन, ये सारी चीजों की हमने बात की। अब वो कह रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन जो चल रही थी, उसमें इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ, या इंडिया को लेकर के कि उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसमें ये चीजें क्या हो रही थी। तो इसमें देख लेते हैं हम कैसे क्या हुआ। तो देखो, जो WW फर्स्ट मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इसमें कंडीशन क्या होती है, क्योंकि ये सारा ड्यूरेशन 1914 से 18 के बीच में रहा, 18 के बिटवीन में रहा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 से, मेन जो इसका एरा रहा 4 साल रहा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसका एरा इतना ही रहा, लेकिन इसके इम्पैक्ट काफी लंबे पड़े और इसका प्रोसेस भी काफी था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अब इसमें भारत के जो विकास था, भारत का जो डेवलपमेंट था, उसमें कैसे योगदान दिया, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे योगदान दिया, अगर मैं बात करूंगा कैसे योगदान दिया, सबसे पहले तो योगदान आया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहला पॉइंट, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि लोग अभी अपने फ्रीडम, डेमोक्रेसी, राइट टू इक्वलिटी, इन सब की बात करने लगे। क्योंकि जब पूरा यहाँ पे ब्रिटेन का जो पूरा आर्मी थी, पूरी चीजें थी, वो सब लोगों का ध्यान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे था, और यहाँ पे भारत लोगों की क्या कॉन्सेप्ट, ये उनका माइंड में एक चेतना जागी। चेतना क्या जागी, जैसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस क्या था कि भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिटी की फीलिंग आने लगी। तो पहली बात यह कि फीलिंग की बात है। और दूसरी बात क्या हो गई कि भारत में जो व्यवसायी वर्ग था, व्यवसायी वर्ग, ये इमर्ज हो गया। इमर्ज होने का मतलब है ये बड़ा, ये फूलता फलता कैसे चला गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की कमी हो रही थी, जैसे कि गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह, कपड़े, ये सारी चीजें। तो उसकी भरपाई इंडिया से की गई, इंडिया उनको भेज रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था। तो भारत में जो व्यापार था, ट्रेड था, भारतीय लोगों का, व्यवसाय उद्योगपतियों का, तो उनको ये चीजें बढ़ती चली गई, ये चीजें होती चली गई। तो ये भी चीज देखने को मिली। अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो किसान थे, किसानों में बढ़ोतरी हो गई, ये भी चीज देख लेंगे। और क्या हुआ यहाँ पे, बुद्धिजीवियों में हो गया। और यहाँ पे सब लोग किसकी बात करने लगे, अपने नेशनलिज्म की बात करने लगे। तो इसमें और भी पॉइंट हम डाल सकते हैं कि क्या क्या था।
तो बुद्धिजीवी, ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हो कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार से भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में और आगे जाके इस सारे पॉइंट कैसे जो भारत में जो मूवमेंट होंगे, जो बड़े बड़े आंदोलन होंगे, कैसे इस सारे आंदोलन मदद करेंगे, मतलब आंदोलन के कॉन्सेप्ट में मदद करेंगे जो भारत में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे आपका वो सबनीय अवज्ञा आंदोलन हो, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कोई कॉन्सेप्ट हो, जो भी चीजें हों, ये सारी चीजें वहां पे प्रॉफिट हो रही थी, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाए थी। वही आता अगला है भारत में रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आता है और एक्ट के विरोध में ऐसा क्यों हुआ, वही वाला ये मैं समझा भी चुका, बहुत डिटेल से पढ़ाया भी है, और इसको मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली सेकंड सेक्शन में शायद समझाया है, देख लेना जाके कि 1919 के एक्ट मतलब आता है 1919 में रोलेट एक्ट में बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ये मैंने समझाया था। इसे काला कानून कहा गया कि जो कांग्रेस का जो प्रभु सत्ता थी बढ़ती हुई, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और 1857 1857 की रिवॉल्ट की तरफ फिर से एक बड़ा सा रिवॉल्ट इन्हें देखने को मिले। उसी चीज को विरोध में रोलेट एक्ट लाए और इस ये रोलेट एक्ट था और उसी के विरोध में जनता आई, क्योंकि यहाँ पे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के 2 साल की सीधा कैद मतलब कि सजा का प्रोविजन था, जेल सीधा भेजा जा रहा था उसी के। तो इस बता सकेंगे कि लोग इनके विरोध में क्या है। फिर है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे कारण क्या थे, तो इसके में जब इसके विरोध में ना 1919 के इसमें आपका रोलेट एक्ट में इसी को लेकर के जब यहाँ पे सारे लोग पूरे भारत में लोग इकट्ठे होने लगे, तो यहाँ पे एक जगह है जलियांवाला बाग, ये इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग घटना घटती है जिसमें हजारों की तादाद में लोगों पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी जाती है। ये सारी स्टोरी आपको पता है तो ये लिख करके बता देना कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, एक जलियांवाला घटना घट गई थी और दूसरा रीजन क्या हो गया था, जलियांवाला घटना के साथ साथ दूसरा कारण क्या था, दूसरा बहुत सारी जगह पे वायलेंस होने लगा, तो बहुत सारी जगह पे अहिंसक घटनाएं होने लगेगी जिसकी वजह से इसको वापस लिया गया। अब सत्याग्रह का विचार कहाँ क्या क्या मतलब है, ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, तो आप आराम से इतना नोट कर लेना। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अब देखो, अब इसी की बात की जलियांवाला हत्याकांड क्या है, तो ये समझा देना कि पंजाब के अमृतसर में किस प्रकार से लोग बैसाख की का मेला लगा हुआ था, बैसाख पूर्णिमा का, और वहां पे लोगों की फसलें बिक गई थी और लोगों के पास पैसा भी आ चुका था, तो लोग उस मेले को एंजॉय करने के लिए, वो कुछ ने भी सुना था कि जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट को, इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस मूवमेंट को देखने के लिए जो उनके बड़े बड़े लीडर थे, जो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जैसे डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को देखने के लिए वो जलियांवाला जो मैदान था, मतलब पंजाब के अमृतसर में, वहां लोगों से मिलने आए थे। फिर बाद में इंसिडेंट कैसे होता था आप आराम से डिस्क्राइब कर देंगे। अब आता साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था भारतीय संविधान का डिजाइन करने आया था, क्योंकि इसका पर्पज था भारतीय संविधान का डिजाइन करना, भारतीय संविधान को बनाना या डिजाइन करना, ये आया था, बनाने के लिए आया था, कॉन्सेप्ट था, उसका मसौदा तैयार करना था, मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार करना था। लेकिन इसमें टोटल के टोटल जो 7 मेंबर थे वो कौन थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए हमने इसको अपोज किया, विरोध किया कि जिसमें एक भी इंडियन नहीं है, टोटल के टोटल सारे मेंबर कौन है, अंग्रेज है। वो कैसे भारतीय लोगों की समस्या, भारतीय लोगों के अधिकार और उनके राइट्स की बात कर सकता है, इसलिए हमने इसको अपोज किया और कहा साइमन गो बैक। आगे आता भारत माता की छवि, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए कि जो भारत माता है, भारत माता की छवि को किसने तैयार किया, पहला क्वेश्चन, भारत माता की छवि को किसने तैयार किया, और इस छवि से इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट चीजें समझो कि भारत माता की छवि को किसने तैयार किया और इस छवि से भारतीयों की एकता का कैसे उदय हुआ, कैसे। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए कि कैसे उदय हुआ, तो ये आप क्वेश्चन लिख करके मुझे जरूर बताना
ये चीजें थी। तो ये थे, मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन ये हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है, और ये क्वेश्चन सेम है जो ऊपर के कुछ क्वेश्चन के साथ मैच भी करेंगे। जैसे 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह, जो कुछ समूह थे उसकी सूची बनाई, बाद में किन्हीं 3 समूह के बारे में उनकी आशाएं और उनके संघर्ष को लिखते हुए उनको दर्शाई कि आंदोलन में वो किस प्रकार से शामिल हुए और क्यों हुए थे। जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि उसमें जो किसान, एक तो था किसान ग्रुप, और किसान में 2 लोग थे, एक तो छोटे किसान और एक थे बड़े किसान। तो ये बता दो कि छोटे और बड़े किसानों की क्या समस्या थी। फिर दूसरी बता देना महिलाएं, महिलाओं की क्या चल रहा था, महिलाओं के बारे में बता। तीसरा बता देना व्यवसायी वर्ग, व्यवसायी वर्गों की क्या समस्याएं थी उनके बारे में बता दो। तीसरा बता देना दलित, दलित बता सकते हो। चौथा बता देना दलित के बाद यहाँ पे आप आराम से चौथा आ जाएगा मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग, जनजाति वर्ग। चौथा कौन सा आ जाएगा, जनजाति वर्ग। चौथा कौन सा आएगा, जनजाति वर्ग। तो चौथा आ जाएगा जनजाति वर्ग। तो यहाँ बता, अब इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट जो आपको सही लग रहे हैं, कि हमें ये लगते हैं कि ये वाले पॉइंट, जैसे आपको दलित लग रहा है तो दलित के बारे में, मजदूर है तो मजदूर के बारे में, जनजाति, जनजाति के बारे में, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू की स्टोरी है, यहाँ पे दलितों के बारे में जो चल रहा था, मजदूर वर्ग में बाबा रामचंद्र देव अवध वाले वो स्टोरी बताई थी, उसको आप डिस्क्राइब कर लेना। अब नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उपनिवेश विवाद के खिलाफ जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ये कैसे प्रतीक था इसको बता देना कि नमक ने किस प्रकार से, जो नमक रिवोल्ट हुआ कि पूरा भारत एक साथ इकट्ठा हो गया, जिसमें अमीर गरीब यहाँ तक कि महिलाएं, पहला कोई मूवमेंट था जिसमें महिलाएं शामिल हुई और बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब कौन, महिला, जो वोमेन है, महिलाएं शामिल होकर आई, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें शामिल हुई। और शामिल होते हुए और बाद में 11 जो डिमांड गांधी जी ने, जो उस समय के तत्कालिक जो वायसराय थे, भारत के वायसराय थे इरविन, उनसे की थी, बाद में उनको इतना असर हुआ कि उनको वो 11 डिमांड को स्वीकार करना पड़ा और मानना पड़ा। अगला है सिविल नाफरमानी आंदोलन। हिस्सा लेने वाली महिलाएं, बताइए किस अनुभव के आप अपने जीवन में क्या अर्थ होता है, बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अनुभव होता है, अर्थ होता है। उस समय पे ये तो हम कह ही सकते हैं कि उस टाइम पे जहाँ महिलाओं को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, अभी वो आकर के इतने बड़े मूवमेंट, इतने बड़े रेवोल्यूशन में अपना पार्टिसिपेट, योगदान दे रही थी, मतलब देश की स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़ाई, फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ रही थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो यहाँ पे आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। राजनीति के नेता जो थे वो पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, इंपोर्टेंट था। यहाँ पे पृथक जो निर्वाचन था, सेपरेशन इलेक्शन का जो प्रोसेस था, इलेक्टोरल जो सिस्टम था, लोग क्यों बट गए थे, उसका रीजन था सीधा था कि अगर जिसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी उसकी बहुमत, उसकी मेजोरिटी विधान परिषद में ज्यादा होगी। और कारण यही था वो इसलिए बढ़ गए। और इसमें मुस्लिम लीग बढ़ने का रीजन भी था। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ के बताया भी था मोहम्मद अली जिन्ना का। उन्होंने कहा था कि जो केंद्र की विधान परिषद है उसमें आप हमें सीटें रिजर्व कर दो, फिक्स कर दो, और बंगाल और पंजाब में, जो बंगाल और पंजाब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें हमारी सीटों का रेशियो फिक्स कर दो। जिसके बीच लेकर के ईस्वी को लेकर के मतलब विवाद हुआ, जिसमें मुस्लिम अलग बटे हुए थे। मुस्लिमों का अलग था कि मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट था कि हमें अलग से सीटें रिजर्व कर दो, दलितों का अलग कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे हिंदू महासभा अलग चल रही थी, मतलब मुस्लिम लीग अलग, हिंदू महासभा अलग, इस सारा ग्रुप यहाँ पे बढ़ते चले गए। यही रीजन था कि जो सेपरेशन इलेक्शन है इसको लेकर के यहाँ पे डिवाइड होते चले गए। कुछ क्वेश्चन है और बच्चे देख लेते। इंडो चाइना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है क्योंकि इंडो चाइना का कॉन्सेप्ट अब आपका हट गया है सिलेबस में। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट होंगे ना स्टेट बोर्ड के एग्जाम, तो उसमें लिखा है उपनिवेश विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना इंडो चाइना के स्वतंत्रता संघर्ष से करें। तो जो मतलब बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टेट बोर्ड के, उसको मैं बता दूं कि आप देखो सीबीएसई में तो ये नहीं आने वाला, ठीक, वो तो हटाइए। अब अगर मैं इसको बात करूं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, उसमें किस प्रकार रहेगा। देखो, तो इंडो चाइना का जो कॉन्सेप्ट था ना, किस प्रकार से फ्रेंच से वहां जाकर के अपनी पूरी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगा के रखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे इंडिया में भी ब्रिटिशर जो थे कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा था भारत में, उसे उतनी भी वहाँ पे भी आंदोलन लोग कर रहे थे कि वहाँ पे जाकर के वो जो चावल की खेती हो रही थी और कैसे करके उन्होंने पूरे उस पर कंट्रोल कर लिया था। चाइना वाले पार्ट में जो उसकी नदी है मैकोंग, मतलब जो स्पेशली यहाँ की जो नदी है इंडो चाइना में कि मैकोंग रिवर, उसको कंट्रोल कर लिया था इस वाले पार्ट में। तो ये पूरा अब इंडो चाइना में 3 कंट्री आते हैं, जैसे उसकी लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। तो ये मुझे जल्दी से बच्चे कमेंट में बताना कि इंडो और चाइना में कि कौन सा ग्रुप था सबसे ज्यादा जो बहुल क्षेत्र में था, ये मुझे जरूर बताना। लेकिन इंडो चाइना का मैं आंसर आपको दिए देता हूँ। इसमें 3 कंट्री आते हैं,
मतलब कि वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस, ये 3 कंट्रियों को मिला के इंडो चाइना कहते हैं। और किस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संस्कृति जो थी पूरी की पूरी किसकी थी, चाइना की थी। तो ये प्रोजेक्ट पर भी आप आराम से लिख सकते हैं। ये थे आपके सामने, मैंने आपके सामने पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे करके आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इतने क्वेश्चन आप लिख लोगे, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। एक सेकंड, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख लेना। ये मैंने आपके सामने सारी चीजें डिस्कस कर ली। यहाँ से भारत माता का चित्र है, इसके बारे में आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन मैंने बताया। तो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी मैंने बात की थी, एक सेकंड, देखो ये जलियांवाला बाग है, रोलेट एक्ट है, जिसके बारे में बता रहा था कि ये आप रोलेट एक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और जलियांवाला बाग की स्टोरी ये लिखी, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि सत्याग्रह का विचार की, मैं जो बात कर रहा था आपके साथ, कि सत्याग्रह का विचार जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी के द्वारा, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ देख लो कि किस प्रकार से चीजें थी। और यही बात था कि सत्याग्रह का महात्मा गांधी के विचारों में क्या चीज, तो एक बार इसको आप पढ़ लेना। अब मैं इसे पढ़ के बार बार नहीं बता रहा कि किस प्रकार से चीजें थी। देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है। वह सत्याग्रही जो होता है वो अपने शत्रु को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं है, सामने वाले के प्रति कोई सोचना बिल्कुल नहीं है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जो सत्य है वही आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है, इसलिए गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन और यूरोप का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या कहा कि भारत कभी भी ब्रिटेन और यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता वो विनाशकारी शस्त्रों के मामले में, क्योंकि अंग्रेज युद्ध के देवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, युद्ध के देवता की पूजा करते हैं, और सब हथियारों से लैस हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग हैं और कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्हें अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। यही कारण है, ये सारा जो मैंने बात की, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। और ये मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया, पूरे एक एक पॉइंट को लेकर के, इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे बात की, कहाँ से क्वेश्चन कैसे लिखना। अब इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बताऊंगा, ये कोई कुछ अलग से आंसर वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। आपको करना क्या है कि जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसी बुक से आप उनको पढ़ करके अंडरस्टैंडिंग करके आपको आंसर लिखने हो। मैंने जैसे आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए भी हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सारा क्लियर होगा। जिसको भी डाउट हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।